हेलो एवरीवन, दिस इज इकबाल। देखिए, आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक्सेप्शन टू इक्वालिटी यानी आर्टिकल 14 जो है ना। आर्टिकल 14 का जो कंसेप्ट है इक्वालिटी है ना, प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी या इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो इक्वालिटी का जो प्रिंसिपल है उसके कुछ अपवाद हैं यानी एक्सेप्शंस हैं, है ना। आर्टिकल 14 एब्सोल्यूट नहीं है। उस तो देखते हैं। देखिए, कुछ आर्टिकल 361 जो है ना, आर्टिकल 361 ये प्रेसिडेंट और गवर्नर को एक्स्ट्रा इम्यूनिटी है ना, एक्स्ट्रा इम्यूनिटी एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस की बात करता है प्रेसिडेंट और गवर्नर के लिए। तो देखिए, कहता है कि प्रेसिडेंट और गवर्नर जो हैं अपने ड्यूटी और पावर के परफॉर्मेंस और एक्सरसाइज के लिए किसी कोर्ट में जवाब तलब नहीं किए जा सकते, है ना। यानी वो आज़ाद है ना, उनसे कोई सवाल जवाब नहीं कर सकता, कोई किसी भी कोर्ट में उनको आंसरेबल नहीं माना जा सकता, है ना, किसी भी कोर्ट के द्वारा। फिर उसके बाद अगला जो है प्रिविलेजेस जो दिए गए हैं वो कहता है कि नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग है ना shall be continued or instituted against the president or governor in any court during his term of the office। देखिए, अगला जो कहता है कि प्रेसिडेंट और गवर्नर के खिलाफ कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग ना ही कंटिन्यू रह सकता है ना ही उसको इनिशिएट किया जा सकता है आर्टिकल 361 के अकॉर्डिंग, है ना। अगर कोई आदमी प्रेसिडेंट बन गया और उस पर कोई क्रिमिनल केस या क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल रही है तो वहीं पे पॉज या टर्मिनेट हो जाएगी। नो प्रोसेस फॉर द अरेस्ट है ना और इम्प्रिजमेंट। प्रेसिडेंट और गवर्नर का जब तक उनका कार्यकाल है तब तक उनको अरेस्ट भी नहीं किया जा सकता, कोई भी कोर्ट उनको अरेस्ट करने का ऑर्डर नहीं दे सकती। और आगे देखते हैं। देखिए, ये भी प्रिविलेजेस आर्टिकल 361 में ही मिला है। कहता है नो सिविल प्रोसीडिंग एज द प्रेसिडेंट और गवर्नर शैल बी इंस्टीट्यूटेड। देखिए, जो आदमी अगर प्रेसिडेंट या गवर्नर बन गया है तो उसके किसी ऐसे एक्ट के लिए जो कि क्रिमिनल या सिविल केस उस पर बनता है तो उसकी प्रोसीडिंग नहीं हो सकती, है ना। चाहे वो उसने प्रेसिडेंट या गवर्नर बनने से पहले कमिट किया हो या प्रेसिडेंट और गवर्नर कि ऑफिस में एंटर होने के बाद कमिट किया हो। उसके लिए क्या है कि उसको पहले उसको नोटिस जाएगा और नोटिस उसको मिलने के 2 महीने बाद ही उसके खिलाफ कोई सिविल प्रोसीडिंग इनिशिएट हो सकता अगर उसने कोई इस टाइप का काम किया है। अगला जो है ये आर्टिकल 361 के अंडर में है, 61A है ना। आर्टिकल 361A सपोर्ट। आर्टिकल 361 ये कहता है कि नो पर्सन है ना, कोई भी आदमी पे सिविल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं चलाया जा सकता या सिविल या क्रिमिनल केस उस पर नहीं बनता है इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी पब्लिकेशन ऑफ प्रोसीडिंग रिपोर्ट ऑफ प्रोसीडिंग ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और आइदर हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, है ना। पार्लियामेंट के किसी भी हाउस के प्रोसीडिंग का रिपोर्ट या स्टेट लेजिस्लेचर के किसी हाउस की प्रोसीडिंग का रिपोर्ट अगर टेलीविज़न, अखबार या रेडियो द्वारा ब्रॉडकास्ट हो जाता है तो उसके लिए किसी भी आदमी को जिम्मेवार नहीं माना जाएगा और किसी भी आदमी को उसके लिए सिविल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग के लिए लायबल नहीं माना जाएगा। ये हो गया अगला एक्सेप्शन। उसके बाद कहता है नो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ना, एमपी जो होते हैं ना, कोई भी एमपी जो है अपने कथन के लिए अपने वोट के लिए स्वतंत्र है, चाहे वो पार्लियामेंट में बोलता हो या किसी कमेटी में अगर वो मेंबर है तो उस कमेटी में बोलता हो। और ये आर्टिकल 105 जो है ये फ्रीडम देता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को कि वो अपने कथन के लिए या वोटिंग के लिए आइदर इन पार्लियामेंट और इन एनी कमेटी अगर उसका मेंबर है तो स्वतंत्र है बोलने और वोट करने के लिए। उन पे किसी टाइप का कोई प्रोसीडिंग या केस नहीं बनता है अगर उन्होंने कुछ गलत भी बोल दिया।
उस वही बात यहाँ पे स्टेट मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर यानी एमएलएज है ना, एमएलए के बारे में कहा गया है। ये आर्टिकल 194 है ना, आर्टिकल 194 में ये बात कही गई है मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर के लिए, यानी वो मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर जो है आर्टिकल 194 के अकॉर्डिंग वो भी आज़ाद हैं उस अपने कंसर्न हाउसेस में बोलने के लिए या किसी कमेटी में बोलने के लिए या वोट करने के लिए, है ना। देखिए आर्टिकल 31 है ना, आर्टिकल 31C ये कहता है, आर्टिकल 31C थोड़ा कॉन्सेप्चुअल हो जाता है, ये कुछ अपवाद। आर्टिकल 31C जो है कुछ एक्सेप्शंस की बात करता है, जैसे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल में आर्टिकल 39 के क्लॉज बी और क्लॉज सी में कुछ डायरेक्टिव्स दिए गए हैं जो स्टेट के लिए हैं, और उस डायरेक्टिव्स में ये कहा जाता है कि कुछ किसी पर्टिकुलर सेक्शन के लिए अगर कोई पॉलिसी लानी है, कानून लाना है उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, तो वो लाया जा सकता है। और वो हालांकि एक तरह से देखा जाए तो इक्वालिटी बिफोर लॉ के अगेंस्ट जा रहा है, लेकिन उनको चैलेंज नहीं किया जा सकता उस लॉ को, है ना। आर्टिकल 39 के क्लॉज बी और क्लॉज सी को फुलफिल करने के लिए अगर कोई स्टेट कोई पॉलिसी या कानून लाती है तो आर्टिकल 14 के वायलेशन के आधार पे उनको किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। इसमें जो है फर्दर जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जब आर्टिकल 31C एंटर करता है जहाँ पे, वहीं पे आर्टिकल 14 आउट हो जाता है, यानी जब आर्टिकल 31C की बात हो रही है तो वहाँ पे आर्टिकल 14 की बात नहीं हो सकती। फिर उसके बाद अगला जो प्रिविलेजेस या इम्यूनिटी की बात है तो वो है टू द फॉरेन सोवरन रूलर एम्बेसडर डिप्लोमेट्स, है ना, दे कैन एंजॉय द इम्यूनिटी, है ना। फॉरेन रूलर डिप्लोमेट्स और जो एम्बेसडर हैं उनके खिलाफ कोई भी सिविल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं चलाया जा सकता अगर वो इंडिया में आए हुए हैं। फिर अगला कहता है कि जो यूएनओ है ना, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन या उसकी कोई एजेंसीज अगर इंडिया में आती हैं तो उनको भी इम्यूनिटी, डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी के तहत उनको ये सारी चीज़ें एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस मिलती हैं। उनके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग या सिविल प्रोसीडिंग या उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। ये बेसिकली जो 6 और 7 में दिया गया है, ये इम्यूनिटी लगभग हर कंट्री के एम्बेसडर जब दूसरे कंट्री में जाते हैं तो उनको ये मिलता है, और ये एक इंटरनेशनल प्रोटोकॉल और लॉ के अकॉर्डिंग है। जो जो देश इसको मानते हैं उनके लिए ये चीज़ें दी गई हैं और उनको ये चीज़ फॉलो करना पड़ता है ना। एक कंट्री के डिप्लोमेट्स एम्बेसडर दूसरे कंट्री में अगर ड्यूटी दे रहे हैं तो उनको सपोज किसी कन्फ्लिक्ट के दौरान अगर दो देशों के बीच में कन्फ्लिक्ट हो जाता है, जैसे सपोज कीजिए चाइना और अमेरिका की बात करें, तो अगर चाइना के डिप्लोमेट्स अमेरिका में हैं तो अगर उनके बीच में अगर सपोज की युद्ध छिड़ जाती है तो उनको अरेस्ट नहीं कर सकता अमेरिका, या अमेरिका के जो डिप्लोमेट्स हैं अगर वो चाइना में है उस टाइम तो उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। ये इंटरनेशनल लॉ और प्रोटोकॉल इनको ये एक्स्ट्रा इम्यूनिटी देती है ना। तो हमने इसमें देखा कि प्रेसिडेंट और गवर्नर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर और एम्बेसडर, डिप्लोमेट्स और यूएनओ की एजेंसी या उसकी बॉडी या यूएनओ के डेलीगेट्स को भी इम्यूनिटी दी जाती है। तो सारे एक्स्ट्रा जो हैं एक्सेप्शंस हैं, है ना, ये सभी एक्सेप्शंस माने गए हैं। ये इन पे आर्टिकल 14 लागू नहीं होता है इन केस में। ओके, आप समझ गए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।